तो स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल। अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा न्यूज शो घंटी बजाओ का। घंटी बजाओ जो जनता की आवाज है। हम इस शो में हर उस मुद्दे को जगह देते हैं जिससे हमारी आपकी जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित होती है। तो घंटी बजाओ का प्रयास है कि जिनकी फरियाद नहीं सुनी जा रही उनकी आवाज हुक्मरानों और सिस्टम में बैठे प्रभावशाली लोगों तक हम पहुंचा सकें। अभी आपने सुना जो बाइडेन को, और जिस तरीके की बातें उन्होंने कही उससे यकीनन ऐसा लगता है कि तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ती जा रही हैं, महंगाई पर आने वाले दिनों में इसका असर देखने को मिलेगा। और 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो नतीजों का इंतजार तो है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई के प्रचंड होने का डर भी सताने लगा है। क्योंकि एक तो वैसे ही कमर तोड़ महंगाई, दूसरी ओर यूक्रेन रूस युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। चुनाव की वजह से अब तक तो सरकार तेल की कीमत पर अंकुश लगाए बैठी थी, लेकिन अब चूंकि सरकार को फौरन कहीं वोट की दरकार नहीं, तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ना तय माना जा रहा है। तो सवाल यही कि सरकार क्या अब जनता को महंगाई के इस मोर्चे पर राहत नहीं देने वाली है? हमारी ये रिपोर्ट देखिए और उन सरकारों के खिलाफ घंटी जरूर बजाइए जो सिर्फ वोट के लिए महंगाई पर मरहम लगाती हैं। इसी तर्ज पर जनता ने तेल की धार देखना और समझना शुरू कर दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे से ये पूछ रहा था कि टंकी फुल करवाई क्या। सवाल है कि ऐसा क्या होने वाला है कि जिसे देखो वो टंकी फुल कराने में लगा है। इलेक्शन खत्म हुआ है, कंफर्म है कि रेट बढ़ने वाली है, फुल टंकी करवाना है। मेरे को भी लग रहा है कि कम से कम 15-20 रुपए का इजाफा होना चाहिए। बहुत कस्टमर लोग बोल रहे हैं कि सर दाम बढ़ने वाला है, पूरा तेजी से बढ़ रहा, माने सब अपना अपना गाड़ी सब फुल करा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने मिला है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि बीते 14 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है, और इसीलिए लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं और अपनी गाड़ी की टंकियां फुल करा रहे हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी का ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन लोगों का जो डर है वो अपने जगह पे वाजिब है, क्योंकि 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो सरकार दामों में बढ़ोतरी का ऐलान करेगी, और उससे पहले ही वक्त रहते लोग जो है अपने गाड़ी की टंकी फुल करवा रहे हैं। जरूर लगता है प्राइसेस हाई करेंगे, इसलिए हम भी इधर आ गए एक्चुअली पेट्रोल डालने के लिए। सो दैट आपके मन में भी वो डर है क्या? हाँ, डर है थोड़ा सा, इसलिए डाल रहे हैं। जब युद्ध नहीं होते थे तभी भी बढ़ते ही रहते थे। अभी ऑलमोस्ट 110 रुपया लीटर पेट्रोल हो गया है और डीजल हो गया है 100 रुपए के लगभग में। अभी इससे ज्यादा और गरीब लोगों की कितनी जान ली जाएगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है हर मार्केट पे पड़ जाता है। कस्टमर्स को अचानक से सब पब्लिक को लगा है कि कल रेट बढ़ने वाले हैं। कोई कह रहा है वॉर के कारण, कोई कह रहा है जी इलेक्शन खत्म हो रहे हैं। तो ये 10-20 रुपए के रेट बढ़ने के डर से सब लोगों ने तेल लेना शुरू कर दिया। आज सब टंकी फुल करा रहे हैं। नहीं लग रहा है पैसे बढ़ जाएंगे। जैसे हर मार्च में ऐसा लगता है भाई जब सरकार बदलती है कुछ पैसे चेंज हो जाते हैं। ना में आ रहा है कि रेट बढ़ेंगे 15 रुपए 20 रुपए डीजल पे, तो इसलिए स्टॉक कर रहे हैं। रेट बढ़ने के उसके उपलक्ष्य में कुछ ज़्यादा है, लोग कह रहे मंदे है ले ले, नहीं पे तो रेट महंगा हो जाएगा। 10-12 रुपए बढ़ने के चांस हैं। यानी जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव का खेल खत्म होते ही महंगाई का खेल शुरू होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ेंगे और तेल की महंगाई का मीटर कहां तक जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि सीएनजी के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 50 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। इस तरह से दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत है 57 रुपए 51 पैसे। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपए प्रति किलो महंगी हो गई है। ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं, सब यहाँ पे खड़े होते हैं। जितना सीएनजी का प्राइस जैसे बढ़ रहा है ना, ये सारे के सारे परेशान है।
एक कस्टमर लेके जाते हैं, खाली आते हैं। पहले 120 में पूरा सिलेंडर फुल होता था, आज की डेट में 250 270 रुपये का सिलेंडर होता है। सीएनजी की मार इतनी पड़ रही है ना कि सब परेशान है। सीएनजी का दिन पे दिन रेट बढ़ रहा है। गवर्नमेंट बोलती है कि सीएनजी गाड़ियाँ लाओ, डीजल पेट्रोल गाड़ियाँ बंद करो, और प्लस सीएनजी के बराबर रेट बढ़ाए जा रहे हैं। तो फायदा क्या सीएनजी लाने का? 150 रुपये क्या नाम गैस सिलेंडर फुल हो जाता था, अब कम से कम 220 रुपये में होता है। और सवारियाँ उतनी मिल पा रही हैं? सवारियाँ मिल नहीं पा रही, पैसे देते कहाँ हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मोरलेस सभी पैरेलल हो चुके हैं, और ये डेली जो रेट बढ़ रहा है ना, इससे जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं दिल्ली वाले, तो उनको काफ़ी दिक्कत है। युद्ध यूक्रेन और रशिया का चल रहा है, उससे पूरा विश्व स्तर पर ही जो कच्चे तेल के दाम हैं उनमें बढ़त देखी जा रही है, उनमें फ़र्क देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि भारत में भी इसका असर पड़ सकता है। वहीं लोगों को ये भी कहना है कि फिलहाल जब तक ये चुनाव के नतीजे नहीं आ रहे हैं, पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, और अगर जैसे ही चुनाव के नतीजे एक बार आ जाते हैं, दोबारा से दाम बढ़ने की उम्मीद है और डर है यहाँ पर लोगों को। उधर नागपुर में सीएनजी के दाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहाँ के पंप में सीएनजी 120 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। नागपुर में सीएनजी के जो दर हैं वो एक ही दिन में 20% तक बढ़ गए हैं। 2 दिन पहले तक नागपुर में सीएनजी 100 रुपये प्रति किलो बेची जा रही थी, लेकिन अब वो सीएनजी 120 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जिसके कारण जो वाहन चालक हैं जो सीएनजी आधारित ईंधन का इस्तेमाल अपने वाहनों में करते हैं, उनका आर्थिक बजट जो है वो गड़बड़ा गया है। सिर्फ 2 दिनों में सीएनजी की कीमतों में 20% उछाल ने यहाँ के लोगों को बड़ा झटका दिया है। आज तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ये कार खरीदने से अच्छा था कि पेट्रोल वाली खरीदे, क्योंकि इसके भी अभी रेट बनवाना बढ़ रहे सर, और इससे वजह से हमको भी बहुत तकलीफ हो रही है। मेरे को लगता है पूरे भारतवर्ष में कहीं इतना रेट नहीं होगा जितना नागपुर में है। महाराष्ट्र में ही मुंबई, पुणे है, वहाँ पर रेट कम है, और यहाँ पर बहुत ज्यादा, एकदम से 120 रुपए रेट कर दी गए। हालांकि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में अभी भी सीएनजी 60 से 70 रुपए किलो के हिसाब से मिल रही है। फिर नागपुर में इसकी कीमत में इतना जबरदस्त उछाल क्यों है? ये जानने के लिए हमने नागपुर में सीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी से संपर्क किया। कंपनी का कहना है कि नागपुर में पाइपलाइन नहीं होने के कारण यहाँ सीएनजी लाना बहुत महंगा पड़ रहा है। नागपुर में सर पाइपलाइन नहीं है। पाइपलाइन नहीं होने के कारण हम लोग जो है एलएनजी दहेज से लाते हैं, और दहेज से लाके यहाँ पे एलएनजी सीएनजी में कन्वर्ट करते हैं सर। तो अभी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। प्लांट जो हम लोगों ने 56 KL कैपेसिटी का LCNG जो प्लांट हम लोगों ने इंस्टॉल किया है यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, तो वहाँ पे सर ऑपरेशन कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, वही सब चीज़ है, रीज़न है कि 120 जो पर kg है। सीएनजी के बाद अगला नंबर पेट्रोल और डीजल का है। इसकी 2 वजहें हैं। एक तो चुनाव के कारण दाम न बढ़ाने का जो दबाव था वो अब खत्म हो चुका है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिसंबर 2021 में भारत जो कच्चा तेल $73 प्रति बैरल के हिसाब से खरीद रहा था, वो जनवरी 2022 में $84 हुआ, फरवरी में $94 और अब $126 तक पहुँच चुका है। सरकार की तरफ से भी ये संकेत मिल गया है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय है। भाई साहब एक चीज और भी तो देख लीजिए, जरा दुनिया का नक्शा देख लीजिए, यूक्रेन में और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है, तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उसमें वो डिटरमिन वो खुद करते हैं। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम करीब 15 से 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में हर दिन महंगाई का करंट झेलने के लिए तैयार हो जाए। युद्ध के बारे में कहा जाता है, जब एक का डर दूसरे के डर के विरुद्ध होता है तब युद्ध होता है। रूस और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई इस वक्त चल रही है, उसमें यह बात बिल्कुल फिट बैठती है। दोनों देशों का एक दूसरे को लेकर डर जो है वो आपस में विरुद्ध है, इसीलिए यह युद्ध है जो लगातार जारी है। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि इस युद्ध में दुनिया के दूसरे देशों की भूमिका इस वक्त क्या है, क्या होनी चाहिए? चीन कहां खड़ा है, भारत और पाकिस्तान कहां है? क्योंकि यह युद्ध सिर्फ 2 देशों का युद्ध नहीं रह गया, इसकी धमक पूरी दुनिया की सुरक्षा को लेकर
सवाल खड़े कर रही है। किस तरह यह युद्ध और इसे लेकर दूसरे देशों की रणनीति भारत की सुरक्षा चिंताओं से जुड़ी हुई है, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। जंग में सबसे पहले कुछ मर जाता है तो वो है सुकून। जंग के वक्त सबसे ज्यादा अगर कुछ खत्म हो जाता है तो वो है अमन। जंग की इस विभीषिका में सब कुछ जल रहा है, धुएं के गुबार में सब कुछ उड़ रहा है। जनता जान बचाकर अपना घर छोड़ने को विवश है, अपने बैरकों से निकलकर सड़क पर जान देने को मजबूर। यूक्रेन युद्ध मानवीय त्रासदी का ऐसा उदाहरण बनता जा रहा है जिसकी मिसाल आने वाले वक्त में दी जाएगी। कहा जाएगा कि जब भी युद्ध होता है मानवता बलि चढ़ती है, सुकून छिनता है, अमन खत्म हो जाता है और कुछ बच जाता है तो वो है खंडहर बने गांव और शहर। युद्ध की स्थिति में दुनिया 3 हिस्सों में बंट चुकी है। पहली दुनिया वो जो रूस के खिलाफ है, दूसरी दुनिया वो जो यूक्रेन के खिलाफ है, तीसरी दुनिया वो जो दोनों ही देशों के खिलाफ है। इस तीसरी दुनिया में मौजूद देशों में एक है भारत, दूसरा चीन और तीसरा पाकिस्तान। यूक्रेन युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ में बीते दिनों भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों का लगभग एक सा रुख नजर आया। तीनों ने ही मतदान में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन तीनों के इस एक जैसे रुख के पीछे मायने अलग अलग हैं। भारत जहां इस बात का हिमायती है कि किसी एक देश के खिलाफ प्रस्ताव लाकर इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि बातचीत के जरिए ही इसका कोई न कोई हल निकाला जाना चाहिए। वहीं चीन की कोशिश जहां रूस के साथ अपनी दोस्ती की मजबूती दिखाने की थी, तो साथ ही वो अमेरिका को नीचा दिखाने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहता था। वहीं पाकिस्तान की सारी गरज इस बात को लेकर थी कि न तो वो रूस के साथ कोई बैर लेना चाहता है, न ही वो अमेरिका को नाराज करना चाहता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर लंबी बात की। दोनों के बीच 50 मिनट तक बातचीत चली। इस बातचीत में मोदी ने 3 अहम मुद्दों पर पुतिन को संबोधित किया। पहला, यूक्रेन में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी। दूसरा, यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने की कोशिश। और तीसरा, द्विपक्षीय बातचीत से युद्ध बंदी की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से बात करने के तुरंत बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से भी करीब 30 मिनट तक बात की, जिसमें अमन बहाली की कोशिशों पर जोर दिया। मोदी से बातचीत के बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बयान जारी करके कहा, युद्ध का मकसद चाहे कुछ भी हो, युद्ध का मतलब अक्सर एक ही निकलता है और वो है भारी हिंसा, मानवता को होने वाली अपूरणीय क्षति। देखिए, भारत अमन की बात करता है, भारत शांति में यकीन रखता है। दुनिया के किसी भी हिस्से में युद्ध की कोई भी स्थिति भारतीय जनमानस को झकझोरती है। ऐसे में यूक्रेन तो फिर भी दूर का नहीं, बेहद करीब का देश है, जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं और सामाजिक रिश्ते भी। भारतीय बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने जाते हैं, वहां की आबादी में घुल मिलकर जीते आए हैं, जीते रहते हैं। भारत यूक्रेन की त्रासदी में कोई मौका नहीं ढूंढ रहा, लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे कुछ देश त्रासदी की इस स्थिति में भी अपने फायदे की तलाश में हैं और अमेरिका से अपने स्कोर सेटल करने की फिराक में भी। युद्ध के इन मुश्किल हालात में भी चीन अपनी कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद बिना कुछ बोले ये पूरा घटनाक्रम देख रहे हैं और बोलने का जिम्मा उठा रखा है वहां के विदेश मंत्री वांग आई ने, जो इस पूरे युद्ध से आगे की बात कर रहे हैं और सबके लिए सीधे अमेरिका को दोषी ठहराते हुए हमला कर रहे हैं। अमेरिका नाटो की तर्ज पर इंडो पैसिफिक में सैन्य गुटबंदी कर रहा है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका ने मिलकर ऑक्सस बनाकर किया है। इससे इस पूरे क्षेत्र में हथियारों की होड़ लगने वाली है। यूक्रेन युद्ध की वजह से चीन को अमेरिका के खिलाफ बोलने का मौका परोस कर मिल गया है और मौका परस्त चीन इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता जरूर दिखाई दे रहा है। चीन का ये कहना है, रूस और चीन की दोस्ती पत्थर जितनी मजबूत है। रूस हमारा सबसे बड़ा राजनीतिक साझेदार है। जहां यूक्रेन युद्ध की बात है तो चीन इस मसले में मध्यस्थता करने को तैयार है। चीन बखूबी जानता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से घिरे रूस की उस पर निर्भरता अब और भी बढ़ेगी। ऐसे में चीन एक तीर से कई निशाने साधना चाहता है। वो एक तरफ जहां रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत करना चाहता है, तो साथ ही अमेरिका के खिलाफ अपनी मोर्चाबंदी को भी मजबूत करने में लगा है। बीते साल तालिबान राज को स्थापित कर पाकिस्तान की मदद से उसने दक्षिण एशिया में न केवल अमेरिका की वदाई सुनिश्चित की, बल्कि साथ साथ अपने मोहरों को भी मजबूत किया है। देखो, हिंदुस्तान के रिश्ते नाते बहुत बेहतर हैं। रशिया के साथ में भी हम स्ट्रेटेजिक लाई है उनके भी, और अमेरिका के साथ भी। और हम नहीं चाहते किसी प्रकार हम किसी की तरफदारी करें, क्योंकि तरफदारी करेंगे तो हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होगा। रशिया ने 30 बारी से ज़्यादा
हिंदुस्तान के फेवर में अपना वीटो इस्तेमाल किया है, कश्मीर को लेके, गोवा को लेके, आर्टिकल 370 वगैरह को लेके। साथ ही साथ उन्होंने चाइना को किसी प्रकार से दखलंदाजी नहीं करने दी। फिर 70% हमारा डिफेंस इक्विपमेंट जो है एयरफोर्स का, नेवी का, आर्मी का, उसके स्पेयर पार्ट्स रशिया से आते हैं। फिर रशिया बहुत बड़े पैमाने पर उनको S-400 दे रहा है। स्पेस में बड़े सारी चीज़ों में रशिया हमारी मदद कर रहा है। ऐसे में हिंदुस्तान का हित में नहीं था किसी की पक्षपाती करना। जहाँ तक पाकिस्तान और रशिया का, चाइना का ताल्लुक है, चाइना रशिया को एक किस्म से स्ट्रेटेजिक एलाइ समझता है, क्लोज फ्रेंड समझता है, और पाकिस्तान तो एक किस्म से क्लाइंट स्टेट बन चुका है चाइना का। जो चाइना करेगा पाकिस्तान वही करेगा। चीन को जब तक कहीं किसी मसले में अपना फायदा दिखाई नहीं देता, वो उसमें दखल नहीं देता है। चाहे बात अफगानिस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, रूस की हो या अमेरिका की। लेकिन एक बार जब उसे लग जाता है कि यहाँ उसके लिए कोई मौका बन सकता है, तो वो उसे छोड़ता भी नहीं। ऐसे में चीन पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ऐसे में 24 फरवरी यानी युद्ध शुरू होने वाले दिन मॉस्को की यात्रा करने पहुंचे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान। उन्होंने पुतिन के साथ बेहद दोस्ताना तरीके से बात की। दोनों देश गैस पाइपलाइन को लेकर ये बात कर रहे थे, मगर युद्ध के मौके पर की गई यात्रा के और भी मायने निकाले गए, क्योंकि यहाँ पहुंचकर इमरान ने कहा था, वाह कितना रोमांचक दिन है। इमरान रूस की यात्रा करके भारत को संदेश देना चाहते हैं कि अगर भारत अमेरिका से दोस्ती बढ़ाएगा तो उसका पुराना दोस्त रूस पाकिस्तान के पास खुद ही खींचा चला आएगा। लड़ाई जो है यूक्रेन में 24 फरवरी को स्टार्ट हुई। 23 फरवरी को इमरान खान रशिया गए और खाली हाथ लौटे। रशिया ने उनको कुछ नहीं दिया, ना कोई सामान दिया, ना कोई स्पेयर पार्ट दिया, ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट दी जो हिंदुस्तान के खिलाफ। चाइना की बड़ी कोशिश है कि रशिया चाइना पाकिस्तान का एक नेक्सस बने। रशिया को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि रशिया बहुत बड़े पैमाने पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए। लेकिन रशिया साफ तौर पे समझता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना उसके हित में नहीं है। हिंदुस्तान बहुत बड़ी मार्केट है, एमर्जिंग पावर है, बड़ा ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है दुनिया में। ऐसे में रशिया किसी भी हालत में पाकिस्तान के साथ नज़दीक नहीं होगा। भारत में सबसे बड़ा लोकतंत्र बसता है, अमेरिका सबसे पुराना लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र है ही नहीं, और पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर मजाक है जो सरकार चलाने का काम करता है वहाँ की सेना के इशारे पर। ऐसे में यूक्रेन युद्ध की त्रासदी में भले ही चीन और पाकिस्तान जैसे देश अपनी जनता की भावनाओं को भूलकर अपनी राजनीति आड़ी तिरछी कर ले, भारत ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत की ताकत तटस्थता में है। और ये कोई आज की सोच नहीं, बल्कि सदियों का दर्शन है जो आज की दुनिया में भी सबसे अच्छे परिणाम देता है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।